हम लोग फिजा बताओ क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक कौन सा है? हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? रूस की क्रांति। वेरी गुड, बैठ जाओ। आप बताओ आंचल, उस वक्त किंग कौन था रूस की क्रांति के वक्त? आप में से दोनों में से कोई बताएगा? नीलम, हनीफा? नहीं, आप बताइए। जार निकोलस सेकेंड, ठीक है, बैठिए। वेरी गुड। हमने वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन देख ली थी, शहरों में कैसे लोग रहते थे, गांव में कैसे रहते थे। फिर वो कौन सा इम्पोर्टेंट इंसिडेंस था जहाँ के बाद जो है रशियन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, वो कौन सा दिन था जिसके बाद से लोग गुस्से में ज़्यादा आ गए थे? संडे, ब्लडी संडे का इंसिडेंस था ना, 22 जनवरी को हुआ था। उस दिन संडे था। उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि लोग मतलब इतना नाराज हो गए थे राजा से? नीलम, आपको कुछ याद है? ब्लडी संडे के दिन ऐसा क्या हुआ था कि लोग राजा से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे? आंचल? हाँ, विंटर पैलेस, उसका नाम था विंटर पैलेस। फादर गेपॉन बहुत सारे लोगों को लेके जा रहे थे, तो राजा की आर्मी ने उन पर अटैक कर दिया और हाँ, वेरी गुड। तो ये हमने पीछे रिकॉल कर लिया, हमने कल तक क्या पढ़ा था, ठीक है। आज जो है हम देखेंगे कि अब राजा के ऊपर प्रेशर बन रहा है। जैसे हमने फ्रांस रिवॉल्यूशन में पढ़ा था फिजा कि जब राजा के ऊपर प्रेशर पड़ा लुइस 16 के ऊपर, तो उसने क्या किया था? वो मतलब आसपास के शहरों से मदद ली थी, फिर मदद भी फेल हो गई। तो उसने कुछ ऐसा कुछ बनाया था कि लोग खुश हो गए उससे, कुछ ऐसा काम किया था उसने। नेशनल असेंबली का नाम क्या था, है ना? वो क्या था? वो एक वो एक पार्लियामेंट थी और उसका काम था कि राजा का जो काम जो भी वो करेगा उसके ऊपर निगरानी रखना ना। तो यहाँ भी उसके ऊपर प्रेशर बन रहा है। आपने देखा ब्लडी संडे के बाद अचानक से पूरे मुल्क में रिवॉल्यूशन शुरू हो गया, लोग सड़कों पे आ गए, यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स सबने अपना काम बंद कर दिया। तो फाइनली पूरा देश जो है ना रुक चुका था। तो अब हम देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद के इंसिडेंसेस देखेंगे। तो उसमें हम अब मैंने आपको बताया कि जैसे फ्रांस, देखिए रिलेटिव स्टडी करेंगे हम। फ्रांस रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा, उसी से मिला जुला के इसको भी हमें पढ़ना है। पीछे बार पीछे के एग्जाम्पल से जब हम चीज पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो वहां मैंने आपको बताया कि जब पब्लिक नाराज हुई बहुत ज्यादा, तो राजा ने नेशनल असेंबली बना लिया, है ना। तो यहाँ भी राजा ने एक पार्लियामेंट बना लिया, इलेक्टिव पार्लियामेंट, कंसल्टेटिव इलेक्टिव पार्लियामेंट। तो सबसे पहले हम देख लें हम क्या पढ़ रहे हैं, रशियन रिवॉल्यूशन ना, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रूस की क्रांति, ठीक है। तो जब लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए, अब राजा को लगा कि मैं लोगों को डिफेंड नहीं कर, मतलब इनसे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, तो उसने कहा ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं। और उसने एक कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन या पार्लियामेंट बना सकते हैं, पार्लियामेंट जिसे बोलते हैं डूमा, ठीक है। वहां पे क्या बोलते थे? नेशनल असेंबली, यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे? डूमा। क्या था ये? कंसल्टेटिव पार्लियामेंट था, यानी एक ऐसी संस्था थी जिससे राजा जो है कंसल्ट करके कोई भी काम करेगा, पूछ के, है? या फिर सीधे सीधे कह लो कि एक ऐसी संस्था बना दी गई थी जो राजा के ऊपर देख रेख रखेगी। राजा अपनी मर्जी से सारे काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो उस संस्था का क्या नाम था? डूमा। इसका जो टाइम पीरियड था, कितने साल के लिए चुना, जैसे हमारे यहाँ सरकारें हैं, ये कितने सालों के लिए चुनी जाती है? 5 सालों के लिए, प्रधान हो कोई भी हो 5 साल के लिए चुना जाता है। उसी तरीके से ये डूमा जो है 5 सालों के लिए चुना चुना गया। लेकिन राजा को ये बात अब अच्छी नहीं लगती थी। कुछ वक्त के बाद उसने क्या किया कि इस डूमा को हटा दिया
पहले लोग नाराज थे, लोगों को शांत करने के लिए राजा ने क्या बनाया? ड्यूमा बनाया। जब लोग शांत हो गए तो कुछ वक्त के बाद ड्यूमा को हटा के दूसरा सेकेंड ड्यूमा उसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसको पब्लिक ने चुना था, सारे पब्लिक की तरफ से लोग आए थे, राजा के फेवर में कोई नहीं था, सब अपने हिसाब से काम करते थे। लेकिन राजा को ये अच्छा नहीं लगा तो कुछ एलिगेशंस लगा के, कुछ आरोप उनके ऊपर लगा के इस ड्यूमा को खारिज कर दिया, कहा कि ये लोग सही नहीं है, फिर से इलेक्शन होगा। तो अब जो उसने दोबारा इलेक्शन हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, वो जो पार्लियामेंट में सेकेंड ड्यूमा बनी। फिर राजा ने कहा कि नहीं, उसने चाल चली, ये जो सेकेंड ड्यूमा के लोग हैं ना, ये हम लोगों को मारना चाहते हैं। मतलब राजा ने कहा कि हमारी फैमिली को ये लोग क्या करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। ये आरोप लगा करके इसको भी खारिज कर दिया। ठीक है, और फिर थर्ड ड्यूमा बनी, और ये थर्ड ड्यूमा चलती रही कब तक? 1914 तक। 1914 तक। अभी बताऊंगा 1914 हम बार बार क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या हुआ था 1914 में, इसके बाद हम वही डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम देख लें, पब्लिक नाराज थी, राजा ने सबको शांत करने के लिए कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाया जिसका नाम ड्यूमा था। उस ड्यूमा में सारे लोग राजा को बहुत परेशान करते थे, मतलब राजा अपने हिसाब से काम नहीं कर पाता था। उसने क्या किया कि उस ड्यूमा को खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर उसने दूसरी ड्यूमा बनाई, ये भी राजा के हिसाब से, राजा को लगता था ना कि चलो हमने लोगों को शांत करने के लिए ड्यूमा तो बना ली, लेकिन ये लोग मेरे हिसाब से चले। लेकिन वो ड्यूमा के लोग ऐसे थे नहीं, वो अपने हिसाब से चलते थे, जो सही लगता था वो करते थे। तो राजा को ये भी पसंद नहीं आया, उसने इनको भी हटा दिया। क्या आरोप लगाया? ये हमारे परिवार वालों को हमारी हत्या करना चाहते हैं, ये कह के उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया। फिर उसके बाद थर्ड ड्यूमा बना, और ये टिका रहा। टिका रहने की वजह क्या हो सकती है? राजा के। वेरी गुड। अब जो लोग आए थे ना, वो राजा के फेवर वाले थे, जिनको जिनको राजा चाहता था कि ये लोग रहे, वही लोग अब थे। तो ये जो संस्था है ये ज्यादा दिनों तक चली। ठीक है, तकरीबन 1905 या 6 से लेकर 1914 तक ये चली थी, और ये तो 6-6 महीने पे, 3-3 महीने पे इसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, इसमें सारे लोग कंजर्वेटिव्स थे। अब हम पीछे की तरफ जाएंगे, कंजर्वेटिव्स कौन लोग होते थे? किसान। 3 होते थे ना, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव रूलिंग क्लास के लोग होते थे ना, जो कि चेंज नहीं चाहते थे, वो चाहते थे जैसे चला रहा है। इसमें सारे कंजर्वेटिव्स थे, रूलिंग क्लास के लोग, जो पहले मंत्री वगैरह थे, सब राजा के जो मतलब कह सकते हैं कि जो खास लोग थे, उनको उसने ड्यूमा में बिठा दिया और अपने हिसाब से काम करने दिया। उसमें एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, कल मैं बता दूंगा एग्जैक्ट नंबर कितना होता था, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग होते थे, बहुत सारे सदस्य होते थे जो उसका कार्यकाल चलाते थे ना। एग्जैक्ट में अच्छा सवाल है, ड्यूमा में मेंबर्स कितने हुआ करते थे, मैं इंशाल्लाह उसको कल बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ कि एक इंसिडेंस हुआ पूरी दुनिया में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वॉर का नाम सुना आपने? वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध का कभी नाम नहीं सुना? कभी विश्व युद्ध? कितने विश्व युद्ध हुए हैं हमारे अब तक दुनिया में? 2 हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, 2 विश्व युद्ध हुए। तो देखो यहाँ पे अभी फिर से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ड्यूमा को जब राजा ने बना लिया, सेकेंड ड्यूमा, सारे राजा के खास लोग जो है इसमें आ गए, तो पब्लिक कुछ दिन के बाद समझ गई, बात समझ गई, फिर से नाराजगी होने लगी। और नाराजगी की एक वजह तो ये थी कि ड्यूमा राजा के हिसाब से काम करने लगी, और दूसरी वजह ये थी कि एक बंदा था, उसका नाम था रासपुतीन। क्या नाम था? रासपुतीन। अभी मैं बता रहा हूँ कि लोग पहले नाराज थे, फिर शांत हो गए, फिर नाराज हो रहे हैं, फिर कैसे शांत हो गए ये बताऊंगा। एक पुजारी कह लो, फादर थे, बिशप, इनका नाम क्या था? रासपुतीन। और राजा की जो पत्नी थी ना, उनका नाम था जरीना या सरीना अलेक्जेंड्रा। क्या नाम था? सरीना, टी को साइलेंट करके सरीना अलेक्जेंड्रा। ये कौन थी? हाँ, जार जो निकोलस सेकंड थे उनकी बीवी थी। ठीक है, सरीना। जार राजा और इनका एक बच्चा हुआ, ठीक है, वो बीमार पड़ गया, बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब हो गई। तो कुछ कहीं से खबर मिली होगी कि ये जो रासपुतीन है, जो पूजा पाठ करता है, वो जो है आपके बच्चे को ठीक कर लेगा। ठीक है,
तो जरीना जो है अलेक्जेंड्रा रास्पुतीन के पास गई और रास्पुतीन ने वाकई उनके बच्चों को ठीक कर दिया। तो अब एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा तो कोई तोहफा गिफ्ट होगा नहीं। तो इन लोगों ने ना रास्पुतीन को अपने यहाँ रख लिया महल में, बहुत मानने लगे उसको। ठीक है, तो आवाम के बीच में एक तो डूमा को लेकर नाराजगी थी, दूसरी बात ये थी कि लोगों को लगता था कि अब सब कुछ जो है हमारा देश जो है रशिया जो है इसी रास्पुतीन के कहने पे चल रहा है, क्योंकि राजा रानी वही करते हैं जो ये कहता है। इसकी वजह से भी लोगों को नाराजगी हुई कुछ। ठीक है, ये एक दो वजह थी जिससे धीरे धीरे लोगों में फिर से नाराजगी शुरू हो गई। अब ये नाराजगी खत्म कैसे हुई? पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1914 से लेके 1918 तक ये वर्ल्ड वॉर चला था। ठीक है, 4 साल तक ये वर्ल्ड वॉर चला। अच्छा, मैं वर्ल्ड वॉर कह रहा हूं, उससे कुछ समझ में आ रहा है? वर्ल्ड वॉर मतलब विश्व युद्ध, इससे कोई मतलब समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हुआ होगा? कहा? हाँ, वेरी गुड। विश्व युद्ध का संधि विच्छेद करिए। विश्व प्लस युद्ध, विश्व मतलब संसार, पूरी दुनिया में, और युद्ध मतलब लड़ाई, यानी एक ऐसी लड़ाई की जो कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में छिड़ गई थी ना, उसको क्या बोलते हैं? विश्व युद्ध। लड़ाइयां तो होती रहती हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, लेकिन उसको विश्व युद्ध नहीं कहते ना। विश्व युद्ध मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरी दुनिया जो है उस लड़ाई में शामिल हो गई है। ठीक है, तो पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1914 और 1918। अब लड़ाइयां होती हैं तो दो ग्रुप होगा, लड़ाइयां दो ही ग्रुप के बीच में होती हैं। तो जैसे कि अभी मान लो कि इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो जाए, तो एक ग्रुप इंडिया एक ग्रुप पाकिस्तान। अब जब पूरे दुनिया के देश आपस में लड़ रहे हैं तो उनमें भी ग्रुप्स बन जाते हैं, कुछ लोग एक ग्रुप में चले जाएंगे, कुछ लोग एक ग्रुप में। लड़ाई दो ही के बीच होगी ना, 3-4 के बीच तो होगी नहीं। लोग एक, चलो 10 इस तरफ आ गए, 10 इस तरफ आ गए, फिर लड़ाई शुरू होगी। तो अब हमें ये देखना है, हमने देख लिया कि वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1914 में, अब ये देखना है कि वर्ल्ड वॉर किन के बीच में हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए दो फोर्सेस थे, उनका नाम बना दिया गया था सेंट्रल और अलाइड। ठीक है, सेंट्रल पार्ट एंड अलाइड पार्ट में, इस सेंट्रल में जर्मनी था, नाम ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रिया और तुर्की। सेंट्रल पार्ट में कौन कौन लोग थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। ठीक है, अलाइड फोर्सेस में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। देख रहे हैं हम कहां आ गए? ये क्या लिखा मैंने? कुछ तो कनेक्शन होगा तभी तो ये पढ़ाया जा रहा है, यही कनेक्शन। ये भी लड़ाई में शामिल था। लोग पहले नाराज हुए, फिर ड्यूमा बना, शांत हो गए, फिर थर्ड ड्यूमा बना, फिर से नाराजगी होने लगी, रास्पुतीन आ गया, नाराज हो गए लोग, फिर लड़ाई हो गई, तो अब पूरा देश फिर से एक साथ हो गया था। ठीक है, लड़ाई के वक्त में सब छोटे छोटे मामला भूल जाते हैं ना, सब एक साथ हो जाते हैं। अब देखिए जो विश्व युद्ध शुरू हुआ था किनके बीच में हुआ था? सेंट्रल और अलाइड के बीच में। ये दो फोर्सेस थे, दो पावर्स थे, एक को सेंट्रल पावर या सेंट्रल फोर्स कहते थे, एक को अलाइड पावर या अलाइड फोर्स कहते थे। सेंट्रल फोर्स में या सेंट्रल पावर में कौन कौन लोग काम एक साथ थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। अलाइड फोर्सेस में कौन कौन बड़े देश थे? फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, बाद में रोमानिया और इटली वगैरह भी आ गए थे। अब हम देखिए नक्शे पे चलते हैं ना, देखते हैं वो कंट्रीज कहाँ पे हैं, कैसे लड़ाई हुई, क्या हुआ। देखिए वर्ल्ड मैप, ये यूरोप का, ये सॉरी ये छोटा सा है, दिख नहीं रहा होगा, मैं इशारा करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल फोर्स कहाँ कहाँ है। सेंट्रल फोर्स में पहला कौन सा है? जर्मनी। देखिए ये जर्मनी है, ये दिख रहा है, ये लिखा जर्मनी, देखा गौर से, ये जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के बाद फिर क्या है? ऑस्ट्रिया। देखिए ऑस्ट्रिया यहाँ पे, ठीक है, कहा ये ऑस्ट्रिया है, ये जर्मनी, देख रहे आसपास है। उसके बाद तुर्की। तुर्की देखिए यहाँ पे है, एक देश ये, एक देश ये और एक देश ये, एक लाइन में ये है ना। अब देखते हैं अलाइड फोर्सेस कहाँ है। ये क्या है? पहला फ्रांस है, तो देखिए फ्रांस यहाँ पे है, ठीक है,
अब देखो ये कैसे ना इसको घेरेंगे लोग, सेंट्रल फोर्सेस घिर जाएंगे कैसे। यहाँ देखिए ये जर्मनी हो गया, ये तुर्की हो गया और यहाँ पे ऑस्ट्रिया था, ये तीनों एक लाइन में है ऐसे। अब देखो फ्रांस यहाँ पे है, एक तरफ फ्रांस, फिर ब्रिटेन, ब्रिटेन ये पूरा इलाका है, ठीक है। ये देखो एक ये दो तरफ यहाँ से गिर गए, ये दो हो गए, और उसके बाद रशिया, ये पूरा रशिया है। अब आप देखिए ये बीच में सेंट्रल फोर्सेस हैं और अलाइड फोर्सेस एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, घिरे। इसका रिजल्ट फाइनली क्या होगा, कौन जीतेगा? ये जो अलाइड फोर्सेस है ना, हाँ, जीतने की बहुत सारी वजह थी, लेकिन उनमें एक वजह ये भी थी कि ये बीच में घिरे हुए थे और दोनों तरफ से वो पावर्स जो है अलाइड फोर्सेस काम करती थी। तो ठीक है, तो हमने नक्शे पे समझ लिया कहाँ पे अलाइड फोर्सेस थे, कहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस थे, उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या थी हमने देख ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें फिर आऊंगा मैं, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए। अब इस लड़ाई को हम पढ़ तो रहे रशियन रिवॉल्यूशन, अब इसमें हम इस लड़ाई को क्यों पढ़ रहे हैं, अब मैं आगे बताऊंगा कि इस लड़ाई को हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब तक तो आपने समझ लिया सेंट्रल पार्ट्स, अलाइड पार्ट। इतना याद रखना कि अलाइड पार्ट्स में कौन था, रशिया या रूस जो है किसमें था, अलाइड, जो जीते थे उसी में था वो, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था, अच्छा एक सवाल, मैंने अभी आपसे कहा कि ये क्या हुआ था, कौन सी लड़ाई थी, विश्व युद्ध था ना, वर्ल्ड वॉर था ना। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ये तीन कंट्री, ये विश्व युद्ध कैसे हो गया? क्वेश्चन तो उठना चाहिए ना कि सर आपने कहा कि ऐसी लड़ाई जो पूरी दुनिया में फैली हुई हो, लेकिन आपने यहाँ से 3 कंट्रीज 6 कंट्रीज का नाम लिखा है। क्वेश्चन बनता है, अच्छा सवाल है, पूछा क्यों नहीं? पूछो, आप पूछो फिजा, ये सवाल करो। सर इसमें मतलब 3 आप बोले तो पूरा विश्व युद्ध है, इसमें तो 6 कंट्री। हाँ वेरी गुड। देखिए वो जो दौर था ना उसमें उपनिवेश हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल भारत पे किसका शासन था आजादी से पहले? ब्रिटिश। तो ब्रिटेन कहाँ पे है, देख रहे हैं, ब्रिटेन यहाँ पे है और राज यहाँ पे आगे कर रहे, कहाँ गया अपने, यहाँ पे। मतलब अभी ये वर्ल्ड मैप, यूरोप यहाँ पे है, यहाँ से आके यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। तो उस वक्त ये ट्रेंड के तौर पे था कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हुआ करती थी ना, उनकी कॉलोनीज हुआ करती थी। जैसे ब्रिटेन है, उसका कब्जा इंडिया पे भी है, ठीक है, उसका कब्जा अफ्रीका के कुछ हिस्सों में है। इस तरीके से करके, यानी जो सुपर पावर होती थी, बहुत ताकतवर देश होते थे ना, वो छोटे छोटे देशों को जाके कब्जा कर लेते थे, अपने अंडर में कर लेते थे। समझ रहे हैं ना कि जर्मनी है, पावरफुल है, आके उसने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। अब हिंदुस्तान से सारा माल जो भी यहाँ से फायदा होता था सब अपने देश लेके जाते थे, ऐसे होता था। आजादी थी नहीं ना हमारे पास, वो जो ताकतवर होता था जाके कब्जा कर लेता था, ठीक है, कॉलोनीज बना लेता था। फिर उसको हाँ, जैसे ये मान लो कि हम इतने सारे लोग हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी आर्मी है, तुम लोग छोटे छोटे देश हो, ठीक है। तो मैं क्या करता था उस टाइम, हाँ पहले यहाँ गया, इसको कब्जे में कर लिया पूरा, इसका देश हड़प लिया कि तुम्हारे यहाँ फिर तुम्हारे यहाँ फिर तुम्हारे यहाँ। और मकसद क्या था, किस लिए हड़पा, कोई तो वजह होगी। अब वहां से मुनाफा मैं कमाता था, अपनी सामान को बेचता था, उनके सामान को खरीदता था, ऐसे करके। मतलब अब वो देश तो है लेकिन वो मेरी मर्जी से चलेगा। इस तरीके से पूरी दुनिया में कॉलोनीज बनी हुई थी। अब देखो ब्रिटेन लड़ाई लड़ रहा है, उसकी कॉलोनी हम है इंडिया। तो जब ब्रिटेन में लड़ाई होगी उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। हमारे यहाँ से आर्मी को ले जाते थे, हमारे लोगों को लेके जाते थे वहां पे लड़ाई करने के लिए, ठीक है। जब पैसों की कमी होती तो हमारे देश में आते थे, मजदूरों से, किसानों से लगान वसूल करके लेके जाते थे, ठीक है। तो ये कंट्रीज तो डायरेक्ट लड़ रही थी, मैंने शुरू में ही कहा था कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरी दुनिया, हाँ पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व होती है। तो इसी तरीके से ब्रिटेन की अपनी कॉलोनीज थी, उसका जहां जहां कब्जा था वो लोग परेशान होते थे लड़ाई की वजह से, है ना। हाँ, तो उसके वहां से लोगों को ले जाया जाता था लड़ाई लड़ने के लिए, ये सारी चीजें की जाती थी। उसी तरीके से जर्मनी की अपनी कॉलोनीज थी, वो भी जहां जहां उसका कब्जा था वहां से लोगों को बुलाता। तो पूरी दुनिया में, हाँ तकरीबन ज्यादातर मुल्कों में इसका असर पड़ा था कैसे ना कैसे करके। विश्व युद्ध क्यों था समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो लड़ाई हो रही थी ये 2 फ्रंट पे हो रही थी। मैंने आपको बताया कि अलाइड फोर्सेस जीत गई थी ना, जिसमें रशिया था।
ये मैप में नक्शा ऐसे ही होता है। ये क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक। तो जो लड़ाई हो रही थी दो फ्रंट पे हो रही थी, एक वेस्टर्न फ्रंट पे और एक ईस्टर्न फ्रंट पे। ठीक है। अब देखो ईस्टर्न फ्रंट पे यहां पे रशिया लड़ रही थी और यहां पे फ्रांस। समझ रहे? ये दोनों एक ही ग्रुप के थे, अलग अलग फ्रंट पे लड़ रहे हैं। जो ईस्टर्न इलाका जो क्या होगा, क्या बोलेंगे हिंदी में उसको, उत्तर दक्षिण पूर्व यानी पूर्वी हिस्सा जो था उस पे कौन लड़ रहा था? रशिया। और ये वेस्टर्न इलाके पे कौन लड़ रहा था? फ्रांस लड़ रहा था। हाँ, वो लड़ाई हो रही थी, बीच में वो लोग थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना कि इसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, रशिया को। वजह क्या है कि यहाँ पे मैदान थी पूरे। ठीक है। तो ये लोग छुप नहीं पाते थे, ये डायरेक्ट लड़ाई लड़ते थे, आमने सामने की लड़ाई। और यहाँ पे ट्रेंचेस हुआ करते थे, यानी जमीन को खोद करके छुप छुप के लड़ा करते थे। दोनों एक ही ग्रुप के लोग थे, लेकिन इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पता है कितना नुकसान हुआ? 7 मिलियन लोग मारे गए, यानी 70 लाख रशिया के लोग जीत तो गए थे, लेकिन नुकसान देखो अब कितना हुआ। कितना हुआ? 70 लाख लोग जो है इसमें रशिया के अपने मारे गए थे। तो शुरू में जब लड़ाई शुरू हुई थी तो पूरा देश राजा के साथ था। ठीक है कि अब लड़ाई तो शुरू हो गई है, हमें राजा को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारा देश जो है जीत जाए, वरना दूसरे लोग हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे। यही सेंटिमेंट रहा होगा। तो शुरू में तो लोग राजा के साथ थे, लेकिन जब उन लोगों को लगा कि हमारे इतने लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है, एक तो वजह ये थी कि 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। दूसरी वजह ये थी कि राजा जो है, जो ड्यूमा बनाया था ना, थर्ड ड्यूमा, उससे भी कुछ पूछता नहीं था। वो अपनी मर्जी से सारे काम करता था। लड़ाई लड़ना है, नहीं लड़ना है, कितने लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, सारा डिसीजन कौन लेता था? राजा। तो लोगों को लगा कि देखो इसने ड्यूमा तो बनाया लेकिन उससे पूछता भी नहीं है, हमारे इतने लोग मारे भी गए। और भी बहुत सारी वजह थी, और एक वजह ये थी ना कि वो जो उसकी बीवी थी, किसकी? हाँ, शरीना अलेक्जेंड्रा, वो जर्मनी की थी। मैंने आपको बताया कि जो लड़ाई हो रही थी जर्मनी एक तरफ था, रशिया एक तरफ था। तो रशिया के लोगों को लगता था, जर्मनी की थी तो जार का जर्मनी क्या हुआ, रिश्ते में ससुराल हुआ। तो लोगों को ये लगता था कि ये सही से लड़ाई नहीं लड़ रहा है। लोगों को ये भी लगता था कि ये रिश्तेदारी की वजह से सही से लड़ाई नहीं लड़ रहा है। ये तमाम चीजें थी कि लोग जो है अब पहले सपोर्ट करते थे राजा को कि लड़ाई लड़ो, अब जो है उन्होंने सपोर्ट खत्म कर दिया। ठीक है। नुकसान आपने देखा, 70 लाख लोग मारे गए। अब एक नुकसान और हुआ था, देखिए यहां पे यहां पे इसका रशिया रूस का है, देखो ये रूस है पूरा, यहाँ पे देखो सिर्फ ये क्या है, ये रूस का हिस्सा है। अब देखिए मैंने कहा दूसरी तरफ कौन था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया थे ना, जर्मनी ये, ऑस्ट्रिया ये दोनों लोग रूस पे भारी पड़ रहे थे अकेले। हाँ तो वो पहले की बात थी, वो तो अब लुई 16 मर चुका है, उसकी कहानी खत्म है, अब नई कहानी शुरू हुई है। तो देखिए लड़ाई हो रही है, तो रशिया के ऊपर जो जर्मनी थी और ऑस्ट्रिया, देखो यहाँ पे है ऑस्ट्रिया है और ये जर्मनी, ये दोनों भारी पड़ रहे थे। तो यहाँ जो रूस वाले हैं ये लोग भारी पड़े, तो आगे बढ़ेंगे ना इस तरफ, अपनी जमीन में रह के लड़ाई होती है ना, यहाँ से ये रूस वाले, ये यहाँ से, अब ये भारी पड़ने का मतलब क्या होता है, ये ज्यादा ताकतवर है, रूस को पीछे ढकेल रहे। तो रूस की आर्मी क्या जाती थी, पीछे जाती थी। अपने देश में तो भागे थे ना लोग, पीछे जाती थी, पीछे जाते वो लोग क्या करते थे ना, जब अपने देश में चले गए तो जितनी भी क्रॉप्स थी, फसलें थी और बिल्डिंग्स थी, रूस की आर्मी ने खुद उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लड़ाई हो रही है ना, यहाँ दोनों फोर्सेस लड़ रहे हैं, इधर जर्मनी ऑस्ट्रिया है, इधर रूस है ना, लड़ाई हो रही है। अब वो भारी पड़ गए, वो आगे आ रहे हैं, तो ये पीछे की तरफ जाएगा। तो ये जब अपने इलाके में पीछे की तरफ गया ना, तो इसने देखा कि वहां पे फसलें तैयार थी,
कटाई के लिए, बिल्डिंग्स थी। रशिया वालों ने सोचा कि